देश भर में 24 घंटे में कुल मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। जी हां, 3,900 मौतें एक दिन में रिकॉर्ड की गई हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन पर जोर है, लेकिन दिल्ली में क्या सबको टीका लग पा रहा है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में जिस तरह से ऑक्सीजन की मारामारी के बीच अच्छी साइन यही है, अच्छी खबर यही है कि जो संक्रमण रेट की दर है वो घटी है, 26% तक आ पहुंची है। और एक वक्त ऐसा था जब अप्रैल के तीसरे हफ्ते में यह 36% थी और तकरीबन 3 दिनों में इसमें गिरावट देखी गई है। साफ तौर पर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से ये हो रहा हो, लेकिन दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन का साफ तौर पर यही कहना है, सिर्फ रिकवरी रेट में भी जो इजाफा हुआ है, यानी जो शख्स हैं वो ज्यादा तौर पर ठीक हो रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट का कम हो जाना, रिकवरी रेट का बढ़ना और साथ ही साथ ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों में धीरे धीरे ही सही वो ठीक हो रही है, लेकिन इन सब के बीच जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें अभी भी कमियां हैं। और कोरोना से इस जंग में वैक्सीनेशन के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि कई मौकों पर यह देखा जा रहा है कि कुछ अव्यवस्थाएं भी हो रही हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र गौतम के साथ राम किंकर से दिल्ली आज तक। तो अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स का रियलिटी चेक दरअसल आज तक की टीम कर रही है। ऐसे ही एक वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगवाना है। इसी मिशन के साथ दिल्ली में अलग अलग इलाकों में वैक्सीनेशन का काम वो तेजी से चल रहा है। इस वक्त मैं बंगाली मार्केट में मौजूद हूँ और ये जो डिस्पेंसरी है यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। 18 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको भी बाकायदा एक टोकन मिलता है। जरा टोकन आप दिखाइएगा। इस तरह का टोकन दिया जा रहा है और उसके बाद वैक्सीन लगाई जा रही है। आपकी उम्र क्या होगी? क्या वैक्सीन लगाने? मेरी उम्र 35 साल है। जी। तो क्या ये टोकन मिलता है पहले? हाँ, पहले टोकन मिलता है 9 बजे से पहले टोकन मिल जाता है, फिर स्लॉट में 10 लोगों को नंबरिंग किया जाता है और दूर दूर खड़े होकर के किया जा रहा है। अच्छी व्यवस्था है, आई थिंक ठीक है, चल रहा है अभी। आप देख पा रहे हैं जो ये डिस्पेंसरी है इसके अंदर जो पुलिसकर्मी है वो भी तैनात है और अंदर वैक्सीनेशन का जो काम है वो तेजी से किया जा रहा है। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर लाइन लगी हुई है। और ये आप देखें तो ये टोकन आपको भी मिला हुआ है? टोकन मिला हुआ है। टोकन मिला हुआ जी, टोकन की उससे ही लगवा रहे हैं। अच्छा, तो बाकायदा आप देख पा रहे हैं जो टोकन है वो मिला हुआ है। जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर और जो दिल्ली सरकार के ये वॉलंटियर हैं ये बाकायदा फॉर्म चेकिंग करते हैं, उसके बाद जो है वो अंदर भेजा जाता है और उस तरह से वैक्सीनेशन का काम चलता है। अगर आप ये देखें तो बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग से ये तमाम ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि 3 महीने के अंदर वो पूरी दिल्ली में जो वैक्सीनेशन का काम है वो पूरा कर लेंगे। हालांकि वैक्सीन उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ज्यादा वैक्सीन की उन्होंने डिमांड की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली में जो वैक्सीनेशन का काम है वो काफी ज्यादा तेजी से किया जा रहा है। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट से लगातार फटकार खा रही केंद्र सरकार अफसरों को अवमानना के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट चली गई है। अदालत ने अफसरों के नोटिस पर स्टे लगा दिया है, लेकिन केंद्र सरकार से दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट मांग लिया है। सवाल यही कि केंद्र दिल्ली के लिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कहां से लाएगा? दिल्ली में ऑक्सीजन का महासंकट कैसे दूर हो, कैसे दिल्ली को उसकी जरूरत की पूरी ऑक्सीजन मिले, कैसे लोगों की उखड़ती सांसों को बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पॉइंट वाइज पूरा प्लान बनाने को कहा है कि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, कहां से ऑक्सीजन आएगी, कैसे सप्लाई सुनिश्चित होगी। कोर्ट ने केंद्र के अफसरों और दिल्ली के अफसरों से आपस में मीटिंग करने को कहा और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे कोर्ट के सामने पूरा खाका रखने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार सुनने के बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में नमाज छुड़वाने आई थी। नमाज तो छूटी लेकिन रोजे गले पड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन 2 अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की बात हाईकोर्ट ने कही थी उस पर तो रोक लगा दी, लेकिन केंद्र सरकार गुरुवार सुबह 10:30 बजे तक उसे सुप्रीम कोर्ट को यह बताना पड़ेगा कि दिल्ली के 700 मीट्रिक टन
ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उसकी कार्य योजना क्या है। केंद्र सरकार हाईकोर्ट के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसमें उसके 2 अफसरों पर अवमानना की तलवार लटकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कह दिया कि अफसरों को जेल में डालने से ऑक्सीजन की समस्या हल नहीं होगी, लेकिन हाईकोर्ट ने दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराने का जो आदेश केंद्र सरकार को दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई बदलाव नहीं किया और केंद्र सरकार से दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, दोनों जगहों पर सुनवाई में अब तक यही निकला कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली को उसकी जरूरत का ऑक्सीजन मुहैया करवाए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलीलें ये थी कि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड सही नहीं है। इसके अलावा देश भर में बेड्स के हिसाब से राज्यों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। केंद्र ने सभी उपाय कर लिए और 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की है। केंद्र की तीसरी दलील ये थी कि मुंबई में जब 92,000 केस रोज आ रहे थे, तब भी वहां 275 मीट्रिक टन से भी कम ऑक्सीजन पर काम चल रहा था। लेकिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ना देने पर केंद्र की इन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर नहीं माना कि दिल्ली के हालात से कोर्ट बेखबर नहीं है, वो भी दिल्ली में ही रहते हैं। सभी जिस तरह से असहाय हैं और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोगों पर क्या बीत रही हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बेड्स के आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के फॉर्मूले पर मौजूदा हालात में फिर से विचार करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र और दिल्ली के अफसर अगले 3 दिन में मुंबई महानगर पालिका के अफसरों से बात करें और पूछें कि उन्होंने मुंबई में ऑक्सीजन संकट को कैसे मैनेज किया और इस अनुभव में दिल्ली में सप्लाई सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बातें और कही हैं। एक बात ये कि कोरोना के जो मरीज घरों पर हैं और अस्पतालों पर बोझ नहीं बढ़ा रहे, उनको ऑक्सीजन मुहैया कराने पर भी ध्यान देना होगा। और दूसरी बात ये कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जा सकती है, जिसमें प्राइवेट डॉक्टर भी हो सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात ये कि केंद्र के अफसरों पर हाईकोर्ट की अवमानना की कार्रवाई रोकने का ये कतई मतलब नहीं है कि हाईकोर्ट को दिल्ली के हालात पर सुनवाई करने से रोका गया है। हाईकोर्ट सुनवाई करती रहेगी। ये भी कहा है कि आपसी सूझबूझ और समझदारी के साथ सभी सरकारें हाथ मिलाकर चलें तो बढ़िया होगा। अब देखते हैं केंद्र सरकार कौन सा अलादीन का चिराग लेकर आती है, जिसमें वो बताएगी कि आखिर दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाए। कैमरामैन सत्येंद्र सिंह भाटी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। कोरोना का संकट सिर्फ एक वायरस का संकट भर नहीं है, बल्कि ये अपनी जिम्मेदारियां ना समझने का संकट भी है। जहां सरकारी व्यवस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम है, समाज के तौर पर लोगों में जिम्मेदारियों के पालन में कमी देखी जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कैसे। अहमदाबाद के सानंद में इस कलश यात्रा को देख कहीं से आप कह सकते हैं कि कोरोना का कोई खौफ इन्हें है। लेकिन इस कलश यात्रा का मकसद क्या था, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। कलश यात्रा इसलिए निकली ताकि कोरोना दूर हो जाए। सानंद के नवापुर थाने के नेदरज गांव में हजारों महिलाओं की इस कलश यात्रा को स्थानीय बलियादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए पूरे गाजे बाजे के साथ निकाला गया, बिना इस बात की परवाह करते हुए कि इससे कोरोना काल के प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ती हैं। ये भी कहा जाता है कि अंधश्रद्धा की वजह से ये कलश यात्रा निकली थी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को ये कहा गया था कि अगर यहाँ पे पानी चढ़ाया जाएगा, जल चढ़ाया जाएगा मंदिर पर, तो कोरोना का प्रकोप जो है वो कम हो जाएगा। सानंद के बलियादेव मंदिर में जल चढ़ाने से कोरोना दूर होने की अंधश्रद्धा का वीडियो वायरल हुआ तो गुजरात पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने नवापुर के सरपंच समेत 23 लोगों को कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। कोरोना की इस दूसरी लहर में जहां हजारों लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, तो वही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। जो वीडियो अहमदाबाद के जो नगरोड गांव है वहां का है और वहां के जो बढ़िया बापा मंदिर है
वहां पे जो महिलाएं हैं वो कलश यात्रा लेकर पहुंची थी। ये वीडियो कल ही शूट किया गया है और बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है और जिस तरीके से महिलाएं यहाँ पे पहुंची थी, ना ही उन्होंने सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा था और ना ही मुंह पे मास्क पहना था, और बड़ी तादाद में जो महिलाएं यहाँ पहुंची थी उसके जो एविडेंस है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं जो चप्पल है महिलाओं के, वो चप्पल यूं ही मंदिर के आसपास बिखरे पड़े हुए हैं। બંને જગ્યાએ ગુના દાખલ કરી અને 23 માણસો ડીજે સહિત ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમાં નવાપુરાના સરપંચ સાથે હતા એની પણ ધરપકડ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। અને તમામ જનતાને અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે ભાઈ આવા કોરોનાની મહામારીમાં આ રીતના મોટી સંખ્યામાં માણસો ભેગા ન થાય। अहमदाबाद शहर से 20 किलोमीटर दूर सानंद में हुए कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन पर पुलिस अब कार्रवाई का चाहे जो दावा कर ले, लेकिन सच्चाई है कि जब ये कलश यात्रा निकल रही थी तो उसकी मौजूदगी के बावजूद इसे रोका नहीं जा सका। ये हाल तब हुआ जब गुजरात में कोरोना की वजह से जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी तालाबंदी है। कोरोना की दूसरी लहर में मची तबाही के बावजूद कोविड नियमों के टूटने पर हैरानी होती है। ये उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी है, जहां कलुआ गांव में प्रधान का चुनाव जीत कर आई उम्मीदवार के पति भीड़ में हवाई फायरिंग करते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। लखीमपुर की तरह यूपी के ही बुलंदशहर में पंचायत चुनाव में जीत के जश्न में हर्ष फायरिंग हुई। जीते उम्मीदवार और उनके समर्थकों की इस हरकत को लेकर यूपी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद बुलंदशहर का एक और वीडियो वायरल है, जिसमें जीते उम्मीदवार के समर्थकों की भीड़ डीजे पर थिरक रही है। ये मामले साफ बताते हैं कि कोरोना काल में जिस जिम्मेदारी की उम्मीद लोगों से की जाती है उसमें कमी देखी जा रही है। रिपोर्ट में जो घटनाएं बताई गई वो सिर्फ वानगी भर हैं। कोविड नियमों के उल्लंघन के रोजाना कई मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घंघर के साथ आज तक ब्यूरो। की बड़ी खबर के साथ दरअसल शुरुआत करेंगे क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन की सप्लाई हुई है, यानी कि ये आपूर्ति की गई है। संजय शर्मा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या डिटेल में जानकारी मिल रही है, किस तरीके का डेटा मुहैया कराया गया है जिसमें यह कहा गया है कि 700 मीट्रिक टन दिल्ली को मिली है ऑक्सीजन? हाँ, अभी सॉलिसिटर जनरल यही बता रहे हैं कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है और उसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितने स्टॉक में रखा गया है ताकि इमरजेंसी के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। अभी सुनवाई चल रही है और सॉलिसिटर जनरल से उनके जवाब पर उन्होंने जो रिप्लाई दिया है जिसमें उन्होंने पूरे चार्ट बताया है, उस चार्ट पर कोर्ट सवाल जवाब कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है सॉलिसिटर जनरल ने कि बहुत सारे क्रायोजेनिक टैंकर्स आयात किए जा रहे हैं और जो ज्यादा मुश्किल हो रही है वो कि हम विमान से खाली टैंकर तो मंगा रहे हैं, लेकिन जब टैंकर भरकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं तो उसमें जो टाइम लग रहा है उसकी वजह से थोड़ी डिले जरूर हो रही है ऑक्सीजन की सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बीच मीट करने में। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास और टैंकर, अतिरिक्त टैंकर्स आ जाएंगे तो इसे भी जल्दी ही कवर अप कर लिया जाएगा। साथ ही संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पहले इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरी पिक्चर में आई। अब सुप्रीम कोर्ट डिटेल में हर जानकारी चाहती है, मोटा मोटी कोई जानकारी नहीं। किस तरीके के नंबर्स हैं, कहां पर संकट है, एग्जैक्ट डिटेल्स बताइए। एग्जैक्ट डिटेल्स तो इन्होंने ये बताया है कि कई हॉस्पिटल्स की सप्लाई को लेकर इन्होंने उनकी जितनी डिमांड थी उसको सप्लाई पूरी करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि उन्होंने अभी सारा डाटा ये बताया है कि कितने मीट्रिक टन की कहां जरूरत है और कितनी सप्लाई हो चुकी है, लेकिन उन्होंने नटशेल में ये बताया है कि 700 मीट्रिक टन से ज्यादा की ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली को आपूर्ति की गई है। और हम चाहते हैं कि उसका रेशनलाइज ढंग से उसे सारे लोगों को आपूर्ति की जाए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया है कि आगे और भी जरूरत के मुताबिक दिल्ली को और भी जरूरत हुई तो और भी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। संजय शर्मा हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर नजर बनाए हुए हैं, डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। केंद्र सरकार से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है, ये पूछा है कि आखिरकार कितनी ऑक्सीजन सप्लाई से ये संकट खत्म हो सकेगा।
पटना की बात करेंगे, जहां पर लॉकडाउन के बीच एक लड़की ने गजब का तमाशा किया। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर जब पुलिस से जुर्माना भरने के लिए कहा तो लड़की पुलिस और प्रशासन पर आरोपों के साथ टूट पड़ी। पिछले साल भी मैं लॉकडाउन में बांटी हूँ खाना और इस साल भी बांटूंगी, क्योंकि मोदी को समझ नहीं आता है और नीतीश कुमार को नहीं आता, मुझे तो आता है। अगर मेरे पास रात के अंधेरे में पटना की वीरान सड़क पर एक लड़की नीतीश सरकार को लानत भेज रही है। खाना खिला के आई हूँ। उसके आपको इसके लिए किसी ने रोका है खाना खिलाने के लिए? मेरी वीडियो बना रहे, जाके नीतीश का वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? बनाइए उसका मोदी का। इस लड़की की चिंता ये है कि सरकार ने आनन फानन में लॉकडाउन तो लागू कर दिया, लेकिन गरीबों पर पड़ने वाली मार की चिंता नहीं की। निकल के जाकर के उस लोगों को खिलाने जाती हो, ये तो बहुत शर्म की बात है नीतीश कुमार के ऊपर। वो शर्म की बात है, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले सर उसने पूछा भी नहीं कि कितने लोग भूखे मरेंगे। ये लड़की पुलिस से उलझने को तैयार है। इसे मीडिया के कैमरे की भी फिक्र नहीं, इसे प्रशासन का डर नहीं। माना कि इसने हेलमेट नहीं लगाकर कानून तोड़ा, लेकिन सरकार के निकम्मेपन से टूट चुके लोगों की आवाज ये पूरी ताकत से बुलंद कर रही है। खाना खाता है, उसका क्या होगा? अभी पूछा नहीं, बस वीडियो शूट करने चले आए। शूट करना नीतीश के गेट पर जाके शूट करिए ना, नीतीश फ्रंट पेपर पे छाप दीजिए। पटना के बोरिंग रोड से गुजर रही ये लड़की अचानक पुलिस वालों की निगाहों में आ गई। पुलिस ने इसे रोका, हेलमेट न पहनने पर सवाल पूछा, जुर्माना मांगा तो ये आग बबूला हो गई। व्यवस्था और असमानता पर सवाल उठा दिया। मेरी अभी टिकट जाना है गाँव, लग गया लॉकडाउन, कमा नहीं सकते, खा नहीं सकते। ये मेरी टिकट है, मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा। ये मेरी टिकट है और मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा जंक्शन जाने के लिए। सर आप बताइए मैं कैसे जाऊँ? इसको लेके जाऊँ? कहाँ लगाऊंगी? 1.5 लाख की गाड़ी चोरी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, कहाँ लगाऊं? उसके चलते 3 घंटे से फिर रही थी मार्केट में, कहीं गाड़ी मिल जाए, कहीं गाड़ी मिल जाए, कहीं गाड़ी मिल जाए। कोई गाड़ी निकालने को घर से तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले डंडा देते हैं। पटना पुलिस अपना काम कर रही थी, बिना हेलमेट पर जुर्माना तो बनता था। इस लड़की ने कई बार भाषा की मर्यादा भी तोड़ी, लेकिन कुछ वाजिब सवाल भी उठे। 3 घंटे से फिर रही हो पटना में, कोई गाड़ी ले जाने को तैयार नहीं मेरे साथ। मेरी फॉर्च्यूनर लगी है घर पे, वो निकल नहीं सकती, उसे पास नहीं है। ये सब करके रखा है मोदिया। आपको बता दें कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन। कोरोना का संक्रमण जब दायरा तोड़ने लगा तो नीतीश सरकार ने मजबूरन लॉकडाउन की पाबंदी लगा दी, लेकिन नियम कानून तोड़ने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पटना सिटी के एक बाजार का हाल देखिए, यहाँ ठसाठस भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग ठेंगे पर। सवाल है कि अगर जनता ने अनुशासन नहीं दिखाया तो कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन कोरोना से निपटने में कामयाब नहीं हो सकता। पटना से राजेश कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। मनेर में नियम तोड़ने पर पुलिस ने कई लोगों पर एक्शन भी लिया, उनसे उठक बैठक कराई, लेकिन सवाल यही कि लोग खुद सतर्क और जागरूक क्यों नहीं है? क्यों इस तरीके से लाठी डंडों के बल पर उनसे कोरोना नियम लागू करवाए जाते हैं? सब इस वक्त देश की परिस्थिति से वाकिफ हैं। ऐसे में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाना दरअसल असंवेदनशीलता को दर्शाता है। मनेर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर लोगों को उठक बैठक करवानी पड़ी। और पटना में लॉकडाउन की कैसे ऐसी तैसी करती दिख रही है जनता, ये बता रहे हैं आज तक संवाददाता सुजीत झा। बिहार में लॉकडाउन है और हम दिखा रहे हैं आपको पटना का ये दृश्य। ये ई रिक्शा में कितने लोग बैठे हुए हैं इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। गिनती करने में 1 दर्जन से ज्यादा, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं इसमें। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि क्षमता से 50% ही लोगों को बैठाना है, लेकिन ये लोग ई रिक्शा में इतने सारे लोग बैठे हैं। सर देहात में घर है सर, ला रहे तनी तनी लड़का ने सर, बताइए कितना पैदल चलेगा सर धूपा में? सर गाड़ी मिलता सर तो हम लोग शौक था सर, कितना लद के जाते हम लोग। पहले क्यों नहीं गए? पहले जाना चाहिए ना, लॉकडाउन हो गया तब आप। 5 तारीख के सर शादी था सर, 5 तारीख के शादी करके 6 तारीख के घर जा रहे हैं। शादी में आए थे लोग और सारे पूरा परिवार 17 लोग ड्राइवर लेके इसी ई रिक्शा पे सवार हैं। ड्राइवर भी कम उम्र का लग रहा है, इसमें लाइसेंस भी नहीं है
ये तमाम बातें अब क्या करेंगे इसमें आप लोग? थाना गाड़ी लगवाते हैं, सीज की थाना जा रहा है। सीज किया अभी मतलब रूल के हिसाब से तो क्षमता से कम ही लोगों को बैठाना, 50-60 लोगों को ही बैठाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं इसमें। 17 लोग इसमें बैठे हुए हैं इस ई रिक्शा में, और इन्हें पटना के पास ही परसा जाना है और वहाँ से अब ये लोग को उतारा जा रहा है यहाँ से। ये लोग अब जैसे भी जाएं पैदल ही जाना होगा खास तौर पर। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो काफी गंभीर है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास भी करती है, तो लोग जो है लगातार इसका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी लहर में अभी संभले भी नहीं थे कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बता दिया गया है। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर एक और सुनामी लेकर आएगी और हो सकता है वो ज्यादा विनाशकारी हो। दूसरी लहर थमी नहीं, तीसरी लहर की चेतावनी। भारत पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। वैज्ञानिकों ने चेताया, देश पर तीसरी लहर का साया। बदल रहा वायरस, गहरा रहा कोरोना का खतरा। कैसे बचाओगे? 4 दिन से या फिर खत्म कर दिया जहर का इंजेक्शन। कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? जो भी बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन अवेलेबल है, सब झूठ बोल रहे हैं। टोटल क्या हो? कह रहे बाहर से आ रही ऑक्सीजन, बाहर से आ रही ऑक्सीजन, बाहर से आ रही, तो क्यों नहीं मिल रही हम लोग को? ऐसी बेबसी देखी नहीं। कोई ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा है, कोई इलाज दवा के बिना काल का शिकार हो रहा है। हर तरफ हाहाकार है, चित्कार है, और चिंता की बात यह है कि ये विपदा अभी खत्म होने नहीं जा रही। देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कह रहे हैं, जैसे दूसरी लहर आई वैसे ही तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना चाहिए। SARS coronavirus to go from here. A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that. तो देश को तीसरी लहर के खतरे से अभी से सावधान हो जाना चाहिए। ये एक ऐसा खतरा है जो पिछले खतरों की तरह ही अदृश्य और अनजाना है। हमें नहीं पता कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर कब आएगी। हमें नहीं पता कोरोना की तीसरी लहर कितनी विनाशकारी होगी। हमें नहीं पता कि तीसरी लहर का मुकाबला हम कैसे करेंगे। हमें तो यह भी नहीं पता कि जिस हर्ड इम्यूनिटी को कोरोना से बचाव का कवच कहा जा रहा था, हकीकत में वो हासिल भी हो पाई है या नहीं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी से बचाव की उम्मीद करना बेईमानी होगी। We need to ensure that vaccination is the only weapon to ensure most people are protected, rather than assuming that people will attain herd immunity through the infection. हर्ड इम्यूनिटी की थ्योरी को लेकर अब भी सवाल है। विशेषज्ञ तक ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाने से खतरे को लेकर कितना निश्चिंत हुआ जाए। तीसरी लहर के खतरे को लेकर भी फिलहाल तस्वीरें अधूरी है, लेकिन कुछ सरकारों ने इस चेतावनी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। सरकारच्या विज्ञान विषयक सल्लागारांनी एक इशारा दिलेला आहे की देशामध्ये तिसरी लाट येते आहे, सावध रहा। सावध रहा म्हणजे काय करायचं? तर नवीन काही नाही आहे त्याच गोष्टी। समझदारी यही है कि जिस खतरे को टाल नहीं सकते, उससे मुकाबला करने की बेहतर तैयारी की जाए। वही गलतियां ना दोहराई जाए जो हमने पहली लहर के बाद की। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो कोरोना की ये लहर जिंदगियां तबाह कर रही है। इस बार चिंता की बात यह है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब तो कोरोना ने दक्षिण भारत में पैर पसार लिए हैं। कई राज्यों में रफ्तार कोरोना की बढ़ गई है, जहां संक्रमण की दर पहले काफी ज्यादा कम थी। कैसे बचाओगे? 4 दिन से कुछ करिए, ऐसा कि जिंदगी बच जाए या फिर खत्म कर दिया जहर का इंजेक्शन। कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? भारत में कोरोना से रोजाना करीब 3000 से ज्यादा मौत। भारत में कोरोना से हर घंटे
करीब 125 लोगों की मौत। भारत में कोरोना से बीते 20 दिनों में 50,000 से ज्यादा मौत। इन आंकड़ों ने अब देश को पूरी तरह दहशत में धकेल दिया है। पहली और दूसरी लहर में अगर कुछ बदला है तो मौत का आंकड़ा। वायरस के बदलते खतरनाक म्यूटेंट से न सिर्फ तबाही बढ़ी है बल्कि मौत की संख्या बढ़ी है। कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया में कोरोना से अब तक करीब 32,37,589 मौत हुई है। भारत में कोरोना से अब तक 2,30,151 मौत हुई है। और ये आंकड़े तब हैं जब सही आंकड़े दबाने का आरोप लगाया जा रहा है। Lower socio-economic groups, people might not have access to lab testing. If such people develop COVID-19 and die as a result, their death might not always get classified as COVID death. सवाल है कि आखिर मौत की जिस दर को कम बताकर हमारे हुक्मरान कोरोना से जंग में फतह पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उसमें अचानक इतनी बढ़ोतरी कैसे आ गई? शायद इसलिए कि एक तो संक्रमण की रफ्तार ज्यादा है, वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक तरीके से प्रहार कर रहा है, और इसलिए कि देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसने कोरोना को काबू करने में कामयाबी हासिल की। कहीं केस घटते हैं तो कहीं बढ़ जाते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश में केस घटे हैं तो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और उत्तराखंड में नए मामले लगातार बढ़ने लगे। महाराष्ट्र में केस घटने के बाद फिर से बढ़ने लगे। 24 घंटे में 920 मौत से फिर चिंता बढ़ी है तो कर्नाटक में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ा है। कर्नाटक में 1 मई को 40,990 केस, 5 मई को 50,112 केस, बेंगलुरु में 1 मई को 19,353 केस, 5 मई को 23,106 केस। यानी कि उत्तर में तबाही मचाने के बाद कोरोना ने दक्षिण के राज्यों पर धावा बोला है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कोरोना भारी तबाही मचा रहा है। चुनाव में हुई लापरवाही अब बंगाल पर भी भारी पड़ रही है तो बिहार में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। आज तक